AKP यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे ज़मीन का खतियान क्या है, क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे उनको ज़मीन से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी हो जाएगी एवं खतियान क्या है इसकी संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। खतियान कितने प्रकार के होते हैं, पुराना एवं नया खतियान क्या होता है, कौन वर्तमान में वैलिड है, कौन वर्तमान में अनवैलिड है, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में हो जाएगी। कृपया आराम से इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। ज़मीन का खतियान क्या है इसके बारे में जानने के लिए हमने इसको 3 भाग में बांटा है। फर्स्ट भाग है इतिहास, सेकंड भाग है खतियान के प्रकार और थर्ड भाग है पुराना एवं नया खतियान में क्या लिखा होता है, क्या अंतर होता है, कौन वैलिड है। तो सबसे पहले चलते हैं हम खतियान का इतिहास के बारे में जानते हैं कि इसका थोड़ा इतिहास क्या है। इतिहास के बारे में जानने के लिए मतलब खतियान आया कहाँ से, खतियान के नाम कैसे है, इस बारे में जानेंगे हम लोग। तो चलते हैं थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। देखिए इतिहास इसका 2 भाग में है, एक आज़ादी के पहले, एक आज़ादी के बाद। क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश में अंग्रेज का शासन था, अर्थात यहाँ के जमीन पर भी अंग्रेजों का अधिकार होगा। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जमीन पर अधिकार था तो उन्होंने जमीन का पैमाइश कराया, मतलब नापी कराई और वो जमीन का नाप जोख किए कि हाँ इतना जमीन यहाँ है, इतना जमीन यहाँ है। एक तरह से जमीनों का नाप जोख किया गया जिसका नाम रखा उन्होंने सर्वे। ये उनकी एक योजना थी, ये उनकी एक पहल था अंग्रेज का कि उन्होंने जमीन का नाप जोख किया। तो जमीन के नाप जोख के लिए पहले उन्होंने जमीन का नामकरण के रूप में इस रूप में किया कि पहले एक राज होता था, राज में जिला होता था, जिला में अंचल जिसको प्रखंड कार्यालय कहते हैं, उसको में गांव या मौजा, फिर गांव में एक खाता नंबर होगा, उसमें प्लॉट नंबर होगा। अर्थात कहने का मतलब उन्होंने जमीन के नापी के लिए पहले उन्होंने कहा कि एक राज्य के जमीन होगा, उस राज्य में कई जिले का जमीन होगा, जिला में कई अंचल होंगे उसका जमीन होगा, अंचल में कई गांव या मौजा होगा उसका जमीन होगा, और उस गांव या मौजा के बहुत जमीन को खाता में बांटा, कई खाता में, जैसे 1 2 3 4 10 खाता, 20 खाता, 1000 खाता में बांटा और उस खाता में कई प्लॉट में बांटा। इसके बाद निर्धारित किया कि हाँ अगर मान ले जाए कि राम सिंह एक गांव का निवासी है जिसका खाता संख्या 1 में 11 12 13 14 प्लॉट है और खाता संख्या 2 में 30 31 32 33 34 प्लॉट है, तो जब इस चीज को लिख कर ले गया तो इसको कहा गया कि सर्वे हुआ। मतलब ये जमीन निश्चित कर दिया कि हाँ ये फलाना आदमी का जमीन है जिसमें खाता नंबर इतना है, प्लॉट नंबर इतना है और वह इस गांव में पड़ता है, इस अंचल में पड़ता है और इस जिला में पड़ता है। एक निर्धारित करके एक कागज दिया, उसी कागज का नाम खतियान है। अर्थात अंग्रेजों ने जब सर्वे कराया तो सर्वे में उन्होंने जिला, राज्य, अंचल, गांव, खाता नंबर, प्लॉट नंबर से जोड़ के किसी व्यक्ति का निर्धारित करके एक कागज दिया कि हाँ आपका इतना जमीन है जो फलाने फलाने जगह है, उसी का नाम खतियान है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि खतियान की इतिहास आज़ादी से पहले आपको समझ में आ गया कि हाँ अंग्रेजों ने खतियान क्या था, मतलब अंग्रेजों के द्वारा भूमि के जो पैमाइश किया गया वही खतियान है। अब हम लोग चलते हैं, जब सर्वे किया जा रहा था तो सर्वे अंग्रेजों के समय जो सर्वे हुआ वह 1885 से 1925 तक, मतलब 1885 से लेकर 1925 तक चला, लगभग 40 से 50 वर्षों तक। तो उस सर्वे का नाम दिया गया कडास्ट्रल सर्वे। कडास्ट्रल सर्वे उसका नाम दिया गया जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो अंग्रेज के द्वारा जो कडास्ट्रल सर्वे कराया गया उसमें वो अंग्रेज कराए,
इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कैडस्ट्रल सर्वे, मतलब जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में, इसके बाद बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 बनता है। इसी प्रकार से हर राज्य में अपना भूमि सुधार अधिनियम बनता है। इसका नाम जमींदारी उन्मूलन अधिनियम भी बोला जाता है, अर्थात जो जमीन जमींदार के होता था अंग्रेजों के माध्यम से, उस जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया इसी अधिनियम के द्वारा, इसलिए इसे जमींदारी उन्मूलन अधिनियम बोलते थे। पहले क्या था अंग्रेज के समय जमीन का पूरा कैडस्ट्रियल मतलब पूरा अधिकार एक जमींदार के होता था। वो जमींदार क्या करता था, किसान से टैक्स लेता था, और जो किसान से वो टैक्स लेता था उस टैक्स में से 11% स्वयं रख लेता था एवं 89% वो अंग्रेजों को टैक्स के रूप में देता था। तो इसी को जमींदारी प्रथा बोलते थे, जिसका उन्मूलन किया गया 1950 में। अब देखिए अंग्रेजों के समय जो सर्वे हुआ उसके बारे में थोड़ा जानिए। अंग्रेजों के समय जो सर्वे हुआ उसमें क्या हुआ कि जमीन को दो भाग में बांटा गया, एक सरकारी जमीन, एक गैर सरकारी जमीन या आम जनता की जमीन था, ठीक है। और वही नामकरण हमारा आज़ादी के बाद जो सर्वे हुआ उसी प्रकार से किया, बस थोड़ा मोड़ा का चेंजिंग है, समझिए बात को। सरकारी जमीन और गैर सरकारी या आम जनता का जमीन, इसमें क्या है कि सरकारी जमीन में कौन कौन आता है, एक गैर मजरूआ आम जमीन। गैर मजरूआ आम जमीन कहने का मतलब है कि सर्वे के समय, चाहे वो कैडस्ट्रियल सर्वे हो या भारत सरकार के सर्वे हो, सर्वे के समय जो जमीन पे आम लोग का अधिकार होता था, जैसे जिस जमीन में नदी बहता तो नदी पर सबका अधिकार है, जिस जमीन पर पहाड़ हो तो उसमें सबका अधिकार है, जिस जमीन पे वन हो उसमें सबका अधिकार है, जिस जमीन में आपको नदी हो, नाला हो, पहाड़ हो, इस प्रकार से जो बंजर भूमि हो, तो वो जमीन जो होता था गैर मजरूआ आम जमीन होता था, मतलब आम जीवन में उसका प्रयोग सबके लिए होता है, इसको गैर मजरूआ आम जमीन बोलते हैं। जब अंग्रेज के समय सर्वे हुआ तो इसको गैर मजरूआ आम जमीन कहा गया, और जब भारत सरकार के समय जब सर्वे हुआ आज़ादी के बाद, तो इसी जमीन को बिहार जिस स्टेट में पाया गया उसको उस स्टेट का नाम दे दिया। जैसे बिहार में पाया गया तो बिहार सरकार का जमीन कह दिया गया, उत्तर प्रदेश में पाया गया तो उत्तर प्रदेश का जमीन कहा गया, इस प्रकार से। इसके बाद गैर मजरूआ खास या मालिक गैर मजरूआ जमीन इसको बोलते हैं। ये क्या था, गैर मजरूआ खास या मालिक गैर मजरूआ जमीन, ये वैसा जमीन था जो अंग्रेज के समय जब सर्वे हुआ तो जिस जमीन पे जो गैर मजरूआ आम जमीन है तो समझ गए अभी, गैर मजरूआ खास जमीन वो जमीन था जो परती रहता था, मतलब उसमें कोई खेती बाड़ी नहीं होती थी, उसमें फसल नहीं उपजता था, बल्कि वो परती रहता था, या फिर उसमें चारागाह होती थी जो बिल्कुल परती है। वो क्या कर दे, अंग्रेजों के समय जब सर्वे हुआ तो क्या किया गया, उस जमीन को जो वहाँ के जमींदार होता था, जमींदारी प्रथा था, मतलब जो जमींदार होता था उसको दे दिया गया, उसके नाम पर सर्वे के समय उस खतियान में लिख दिया गया कि जब सर्वे हो रहा था तो उस जमीन के बारे में लिखा गया कि हाँ ये जमीन जो है इस जमींदार का है, उसके नाम पे कर दिया गया। तो उस समय जब सर्वे हुआ तो लिखा गया कि हाँ वो गैर मजरूआ खास था जो उस जमींदार को कर दिया गया। लेकिन जब बिहार सरकार या भारत सरकार जब सर्वे कराया तो इस जमीन को जमींदार से छीनकर बिहार सरकार या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के जमीन कर दिया गया। यह है गैर मजरूआ खास जमीन। इसके बाद कैसर या हिंद जमीन होता है एक। कैसर या हिंद जमीन क्या है कि जैसे अगर हमारा देश आज़ाद हो रहा है, मतलब आज़ादी के बाद जिस जमीन पे अंग्रेजों का कब्जा था, जैसे जहां अंग्रेज का डायरेक्ट अधिकार था, जैसे पटना में उसका ऑफिस था, ऑफिस के लिए कुछ जमीन था तो डायरेक्ट अंग्रेज के द्वारा जमीन था, उस जमीन को कैसर ए हिंद का जमीन बोला जाता है।
इसके बाद जिला परिषद का जमीन, जैसे उस समय के अंग्रेजों के शासन के समय में जो जिला के अंतर्गत, जिला मुख्यालय के अंतर्गत जो जमीन होता था वो जिला परिषद का जमीन कहलाता था, जो आज भी जिला परिषद का जमीन कहलाता है। खास महल जमीन, जैसे अंग्रेज जहाँ रहते थे, जहाँ उनका आवासीय परिसर था, उस जमीन का जो होता है उसको खास महल जमीन बोला जाता था अंग्रेजों के सर्वे में। और कैसर हिंद जमीन का नामकरण हमारा जो नया सर्वे हुआ इसमें हुआ कि जब आज़ादी के बाद 1960 से 65 में जो सर्वे हुआ बिहार सरकार के द्वारा, तो उस समय कैसर हिंद जमीन का नामकरण किया गया। जिला परिषद जमीन और खास महल जमीन ये पहले के सर्वे में है, आज के भी सर्वे में है। अर्थात हम आपको बताएं, पहले अंग्रेज आज़ादी के पहले का सर्वे और आज़ादी के बाद का सर्वे में अंतर इतना ही है कि गैर मजरूआ जो खास जमीन था उसको बिहार सरकार या भारत सरकार का जमीन कर दिया गया। कैसर हिंद जमीन जहाँ पे अंग्रेजों का ऑफिस हुआ करता था वो कैसर हिंद जमीन नामकरण किया गया। ये सरकारी जमीन की कहानी हुई। अब गैर सरकारी या आम जनता का जमीन, गैर सरकारी या आम जनता का जमीन कहने का मतलब है जिससे सरकार का अधिकार नहीं है, ना अंग्रेजों का अधिकार होगा ना भारत सरकार का अधिकार होगा। तो इसको में रैयती जमीन था, जैसे डायरेक्ट जिस पर किसान खेती किया करते थे, तो सर्वे के समय पता चला, पूछा गया कि ये जमीन पर कौन खेती करते हैं, तो उनके नाम पर एक सर्वे में खतियान में लिख दिया गया। अंग्रेज के समय भी लिखा गया और भारत सरकार के समय भी लिखा गया कि हाँ ये इनका जमीन है। तो वो रैयती जमीन हो गया, मतलब किसान के रैयत का जमीन हो गया। बकास्त जमीन, देखिए बकास्त जमीन क्या है कि जैसे जो अंग्रेज के समय जो जमीन जमींदार के पास अपना पर्सनल खर्चा के लिए होता था, जैसे उनका जिसमें घर होता था, जिसमें बागवान होता था, जिसमें अपना मजदूर रख करके खुद खेती कराते थे, वो बकास्त जमीन कहलाता है। बकास्त जमीन का आज के वर्तमान स्थिति ये है कि जो जमींदार के जमीन है वो बकास्त जमीन है। बकास्त जमीन ना तो वो बेच सकते हैं किसी को और ना किसी को दे सकते हैं, वही है बकास्त जमीन। अर्थात जिनके पास पहले से जमींदारी था वो अपने पर्सनल खर्चा के लिए अपने लेबर मजदूर लगा करके जो जिसमें खेती करते थे, जिसमें उनका बागान रहता था, जिसमें उनका घर रहता था, वो उनका बकास्त जमीन था। अब बाकी जहाँ से टैक्स लेते थे किसान के द्वारा वो तो रैयत जमीन था, तो इनका बकास्त जमीन है। बकास्त जमीन को ऐसे तो पहले तो बेच सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल के नियम के अनुसार 2014 के नियम के अनुसार ये बेच नहीं सकते हैं। इसके बाद एक होता है सिकमी या बटाईदार जमीन। सिकमी जमीन क्या था कि जमींदार के पास बहुत सारा जमीन होता था। वो जमीन क्या होता था कि जैसे कोई उनके यहाँ काम कर रहा है, कोई लेबर है, कोई मजदूर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जानवर खिलाने वाला है, इस प्रकार से उनके क्या रहता था। तो क्या करते थे कि उनको कुछ दूरी पे, जो उनको से दूर के इलाका में जमीन होता था या कहीं पे, वो कद एक पर्ची पर लिख करके दे देते थे कि हाँ ये जमीन में जाओ, तुम अपना कमाओ खाओ और रहो, ठीक है। तो इसके बदले क्या होता था कि वो उनसे कुछ टैक्स लिया करते थे उन जमींदार से, जिसको देते थे, या तो उनके कि हम उस रूप में मजदूर के रूप में खरीदते थे या उनको टैक्स देते थे। तो जब सर्वे हुआ तो उस समय पूछा गया ये जमीन कौन है, ताकि ये जमीन फलाने मालिक का है, लेकिन इस पे वो उनका दखल है, तो वो उसको सिकमी जमीन कहा गया। सिकमी जमीन जब ये पुराना सर्वे में, और नया सर्वे में क्या किया गया, जब नया सर्वे हुआ तो आज़ादी के बाद तो ये कहा गया कि सिकमी जमीन का जो भी होंगे खेती करने वाले या गृहस्थी करने वाले, वो अपना जमीन खेती तो करेंगे ही, लेकिन भारत सरकार या बिहार सरकार के नियमानुसार उस मालिक को अपना मालगुजारी देंगे, टैक्स देंगे। यह है सिकमी जमीन। बटाईदार जमीन क्या होता है? बटाईदार जमींदार का अपना मूल जमीन
जो किसी को बटाई के रूप मतलब आधा के लिए दिया हुआ है खेती करने के लिए, जिसका मूल अधिकार जमींदार का होता है, तो सर्वे के समय उस जमीन को बटाईदार जमीन कहा गया जिस पे वो खेती करता था। तो सिकमी जमीन या बटाईदार जमीन में दोनों में अंतर यही है कि सिकमी जमीन का पूर्ण अधिकार न तो खेतीहर का होता है और न ही जमींदार का होता है, अर्थात सिकमी जमीन को ना तो बेचा नहीं जा सकता है और न ही किसी को दिया जा सकता है, जबकि बटाईदार जमीन पर पूर्णतः अधिकार जमींदार का होता है, इसमें जमीन को बेचा जा सकता है। इस प्रकार से ये हुआ जमीन के खतियान का एक छोटा सा इतिहास। अब चलते हैं हम खतियान के बारे में कि खतियान में क्या क्या लिखा होता है, खतियान कितने प्रकार का होता है। देखिए, चलिए अब खतियान के इतिहास के बारे में तो जान गए। खतियान का इतिहास क्या है, खतियान के इतिहास के बारे में तो जान गए, खतियान का इतिहास क्या है। अब हम लोग जानेंगे खतियान के प्रकार। देखिए, खतियान के प्रकार क्या है कि खतियान मुख्यतः 6 प्रकार का ही होता है। ऐसे तो बहुत प्रकार के खतियान है, लेकिन मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। पहला रैयती खतियान। रैयती खतियान क्या है, अगर पहले आपको एक खतियान का परिभाषा बता देते हैं। अगर परिभाषा लिखना है तो पेन पेपर से लिख लीजिए। जमीन का एक ऐसा दस्तावेज जिसमें भू मालिक का नाम, उसके पता, खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर लिखा होता है, वह खतियान कहलाता है। खतियान मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। पहला रैयती खतियान। रैयती खतियान कहने का मतलब है कि जिस समय अंग्रेजों या भारत के सरकार के सर्वे के समय जो किसान के या गृहस्थ के जमीन होता था, जिसमें खेती होता था, वो उनके नाम पे सर्वे में दिखाया गया और जो कागज दिया गया उनको, वो रैयती खतियान कहलाया। मतलब रैयती खतियान में रैयत का जमीन होता है, एक मूल अधिकार होता है जिसमें वो बेच सकता है और वो खरीद भी सकता है कोई उस जमीन को, उसको रैयती खतियान बोलते हैं। खतियान से ही जमीन का पता चलता है। अगर कोई जमीन में लफड़ा होती है कि वो जमीन सही है या गलत है या क्या है, तो उसका इतिहास, उसका सबसे पहले उसका खतियान देखा जाता है कि सर्वे के समय उस जमीन में क्या था। इसलिए जमीन का मूल दस्तावेज खतियान होता है। दूसरा है गैर मजरूआ खास जमीन का खतियान या बिहार सरकार का जमीन का खतियान। गैर मजरूआ खास जमीन कहने का मतलब है कि जब अंग्रेज के समय जब सर्वे हुआ तो जिस पे जो प्रति भूमि होता था, जिस पे खेती नहीं होता था, वो जमींदार के नाम से कर दिया गया, इसलिए उसको गैर मजरूआ खास जमीन कहा गया या मालिक गैर मजरूआ कहा जाता है। और जब यही भारत सरकार इसको सर्वे कराया तो जमींदारों से ले लिया, इसलिए इसको बिहार सरकार का जमीन कहा जाता है। गैर मजरूआ आम जमीन का खतियान। ये गैर मजरूआ आम जमीन का खतियान कहने का मतलब है, खतियान एक जमीन का पेपर है, जमीन भी बोल सकते हैं वहाँ पे, कि जिसपे नदी नाला सर्वे के समय जिसमें नदी नाला वन पेड़ पहाड़ ये सब दिखाया गया, जो आम जीवन के लिए सबको के प्रयोग में आता है, उस गैर मजरूआ आम जमीन का खतियान कहलाता है। इसके बाद सिकमी खतियान। सिकमी खतियान वो है कि जो जमींदार के द्वारा अपने के यहाँ काम करने वाले या किसी व्यक्ति को एक पर्चा पर लिख के दे दिया गया कि हाँ ये जमीन आपका है, इस पे आप खेती कीजिए, ये कीजिए और हमको उसके रूप में थोड़ा सा कुछ टैक्स दीजिए। लेकिन उस जमीन को गृहस्थ बेच नहीं सकता था, इसलिए इसको सिकमी जमीन कहा गया, सिकमी खतियान कहा गया। जब सर्वे मैप में पूछा गया सर्वे के समय कि ये जमीन क्या है, तब बताया गया कि इस प्रकार से है, तो उसका नाम सिकमी खतियान दिया गया और सिकमी खतियान के नाम से उस गृहस्थ को पेपर दिया गया। बटाईदार।
मतलब जमींदारी प्रथा के समय जो बटाई जोतता था, तो जब सर्वे किया गया तो पता चला कि हाँ ये बटाईदार जोतते हैं, तो इसलिए उसका नाम बटाईदार खतियान के नाम से उसको दिया गया। सिकनी जमीन को कोई बेच नहीं सकता है और ना ही कोई खरीद सकता। बकस्त जमीन का खतियान, जैसे जब सर्वे हो रहा था तो सर्वे में जमींदार का कुछ मूल जमीन होता था, जैसे बागवानी करने के लिए, अपना रहने के लिए या खेती के लिए जो मजदूर से कराते थे, उसको बकस्त जमीन का खतियान कहा जाता है। जो उनको बना के सर्वे के समय जो खतियान दिया गया उसको बकस्त जमीन का खतियान कहते हैं। रेलवे बोर्ड का खतियान, जैसे जब रेलवे का गठन हुआ उस समय जो रेलवे का जमीन था वो रेलवे बोर्ड का खतियान के नाम से अंकित हुआ। इसके बाद फिर जब रेलवे का विकास हुआ तो लोगों से जमीन लिया गया, तो उन लोगों से जमीन ले करके रेलवे बोर्ड का जो खतियान होता है उसमें ऐड कर दिया जाता है, अर्थात वो कागज में ऐड किया जाता है, उसको रेलवे बोर्ड का खतियान बोलते हैं। अब देखिए पुराना एवं नया खतियान में क्या लिखा होता है, इस बारे में जानेंगे। देखिए पुराना और कौन वैलिड है, पुराना और नया खतियान दोनों में एक ही बात लिखा हुआ है, जिसमें 16 पॉइंट होते हैं। उसमें प्लॉट नंबर लिखा होता है, खेसरा नंबर लिखा होता है, रकबा लिखा होता है, जमीन के वर्तमान स्थिति लिखा होता है, जमींदार के नाम, रैयत के पिता के नाम, तौजी नंबर मतलब एरिया का नाम, थाना नंबर ये हो गया, राजस्व थाना होता है एक अलग, परगाना मतलब क्षेत्र, खाता नंबर, भूमि की किस प्रकार की भूमि है, खेती होता है, बंजर भूमि क्या है, चौहद्दी, रैयत का नाम, जाति का नाम, गांव का नाम, थाना नंबर, लगान के बारे में कि कितना लगान उससे लिया जाता है। अब इसमें क्या है कि पुराना खतियान वैलिड है या नया खतियान वैलिड है। देखिए पुराना खतियान उसको कहा जाता है जो 1885 से 1925 के बीच में जो सर्वे किया गया और जो पेपर दिया गया किसान को या जमींदार को या भारत सरकार को एक लिखित रूप में कि ये जमीन इस प्रकार से है, तो उसको पुराना खतियान बोलते हैं। आज़ादी के बाद 1960 से 65 के बीच में जो सर्वे किया गया और लोगों को जो खतियान दिया गया वो नया खतियान कहलाता है। अब पुराना खतियान वैलिड है कि नया खतियान वैलिड है, तो इसका एक ही अभी जो काम होता है उसके अनुसार ये है कि जहां अगर नया खतियान मतलब भारत सरकार जहां सर्वे नहीं करा पाया है वहां पुराना खतियान से अभी भी काम होता है, और जहां भारत सरकार सर्वे करा लिया वहां नया खतियान से काम होता है। अर्थात नया खतियान ही अभी वैलिड है जहां नया सर्वे हुआ, और जहां सर्वे नहीं हुआ वहां पुराना खतियान वैलिड है। अब हम लोग जानते हैं खतियान में क्या लिखा होता है, तो देखिए आगे हम दिखाते हैं आपको खतियान में क्या लिखा होता है। देखिए एक खतियान का एक निकाला हुआ नकल है, जैसे आप जाइएगा अभिलेख जिला अभिलेखागार में, वहाँ आप एक चिरकुट कटाइएगा कि हमारा इस खाता नंबर इस प्लॉट नंबर का खतियान चाहिए, तो वहाँ से आपको एक फोटोकॉपी मिलेगा। देखिए इसमें क्या क्या लिखा होता है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रैयती खतियान, रैयती खतियान, रैयती खतियान। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रैयती खतियान। ऐसी जो भी जैसे रेलवे बोर्ड का खतियान लिखल रहेगा तो यहाँ लिखेगा रेलवे बोर्ड का खतियान, अगर बकास्त खतियान रहेगा तो लिखल रहेगा बकास्त खतियान, सिकमी खतियान लग रहेगा तो सिकमी खतियान लिखे रहेगा, गैर मजरूआ आम खतियान तो गैर मजरूआ आम लिखल रहेगा, गैर मजरूआ खास तो गैर मजरूआ खास लिखा हुआ रहेगा। इस प्रकार से खतियान में लिखा होता है। अब देखिए यहाँ पे गांव का नाम लिख दिया कि ये भेलमारा गांव है, तौजी नंबर इसका ये है, अंचल इसका ये है। तौजी मतलब एक एरिया नंबर होता है। थाना वो थाना नहीं जो हम लोग जानते हैं पुलिस थाना, वो नहीं, एक राजस्व थाना होता है वो थाना है, और उस थाना का नंबर इतना ये है, जिला पूर्णिया है। अब देखिए इसमें 16 कॉलम है, इसमें 11 तक है और कटा हुआ है, दूसरा भाग में है, बता देंगे उसके बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खाता नंबर, मतलब इस गांव का ये खाता नंबर है 507 में है ये लिखा हुआ, जिसमें कलीन माझी, पिता वका माझी, जाति हरी, इस प्रकार से सारा कुछ इनका जानकारी दिया गया है, एड्रेस वगैरह दिया गया है। इसके बाद खेसरा नंबर मतलब प्लॉट नंबर। अब देखिए इनका खाता नंबर 507 में ही इतना सारा जमीन है।
प्लॉट नंबर दिया गया, देखिए जिसमें ये है टोटल 205, 206, 210, 211, 220, इस प्रकार से 231, 232, इस प्रकार से इतना टोटल 4 एकड़ 73 डिसमिल इनका जमीन है, खाता नंबर 507 में। ये इनका दिया कि ये राजस्व देते हैं। इस जमीन किस प्रकार के है, तो ये सिकमी दखलकार है, मतलब सिकमी रूप से इनको प्राप्त हुआ है, ऐसा बताया गया। अब देखिए ये जो टैक्स देते हैं इसके बारे में यहाँ दिया गया है, राजस्व जो देते हैं, बंदोबस्त में इसको कितना लगता है, मतलब टोटल इसका कर वगैरह के बारे में दिया गया जो पहले उन्होंने दिया है। ये खतियान का इसी प्रकार से आगे भी रहता है, मेन यही जानकारी है, इसी रूप में खतियान रहता है। देखिए इधर चौहद्दी भी है, उत्तर में नीच, दक्षिण में नीच, मतलब लगातार इनका जमीन है। इसके बाद भूमि का स्वरूप, भूमि किस प्रकार से है, सब कृषि योग भूमि लगता है कि लिखा हुआ है इसमें, थोड़ा छोटा पता नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार से एक खतियान हुआ। अब खतियान के आगे की बात क्या होती है, देखिए जैसे सर्वे के समय मान लिया जाए कि कालीन मांझी के नाम से एक खतियान सर्वे के समय हुआ, ठीक। कालीन मांझी क्या किए कि प्लॉट नंबर 207 को वो बेचते हैं किसी को, जैसे फलाने आदमी को बेच दिए, तो बेच दिए तो अब क्या होगा कि रजिस्ट्री ऑफिस में जो इनके नाम से कालीन मांझी के नाम से जमाबंदी होता है और जो रसीद कटता होगा, उसमें प्लॉट नंबर 202 जो है हट जाएगा, ठीक। खेसरा नंबर 202 हट जाएगा और फलाने आदमी के नाम पर चल जाएगा जो खरीदा है। अब उसको क्या होगा, रजिस्ट्री के समय एक पेपर बनेगा जिसको वो सिक्का बोलते हैं या उसको केवाला पेपर बोलते हैं या डीड बोलते हैं, ये तीनों एक ही नाम है, डीड, केवाला पेपर या वसिक्का। तो एक वसिक्का बनेगा जिसमें एक मिलेगा इनको कालीन मांझी को और एक मिलेगा भारत सरकार लेगा और एक जो खरीदने वाला था उसको मिलेगा। अब ये 3 पेपर जो है बनेगा, जिसमें एक पेपर आपको सरकार रख लेती है, एक पेपर जो जमीन खरीदता है उसको दे दिया जाता है। अब क्या होगा कि जमीन रजिस्ट्री हो जाने के बाद वो जमीन का सारा पेपर लगा करके अपने राजस्व कर्मचारी को दाखिल खारिज के लिए देगा, मोटेशन के लिए देगा। उसमें वो क्या होगा कि जो पहले जो रसीद कटता होगा उसमें दाखिल खारिज होगा 202 खेसरा नंबर का कालीन मांझी के नाम से, तो वहाँ पे लिखा जाएगा वो 202 खेसरा नंबर लिखाएगा कि हाँ ये इनके नाम से अब दखल खारिज किया जाता है, मतलब इनका दखल हटाया जाता है, उनका काबिज किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो खतियान है वो कालीन मांझी के ही नाम से रहेगा, खतियान बदली नहीं होता है। अब केवल केवाला बदली होते जाता है कि जब राम सिंह फिर बेचेगा तो वो उसी प्रकार से मोटेशन होगा जिस प्रकार से अभी बताएं। और जमीन के बारे में और सारे इसी प्रकार के जानकारी को जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि और विशेष रूप से ज़मीन के बारे में सारी जानकारी को हम बता सकें। और आपको किसी प्रकार की जानकारी समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। थैंक यू।